आज भारत में 15 लाख भारतीय ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर में काम करते हैं। यह संख्या 2030 तक बढ़कर 45 लाख भारतीयों के होने की उम्मीद है। आप जितने भी बड़े कॉरपोरेशन के बारे में सोच सकते हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एसएपी, उन सभी ने भारत में एक जीसीसी स्थापित कर लिया है। और ईवाई के अनुसार यह हमारे देश में अगले 5 सालों में 9 लाख करोड़ का अवसर है। और हमारे लिए यह मौका है कि हम जीसीसी के कारण 90 के दशक की शुरुआत से मध्य में आईटी बूम जैसी सफलता को दोहरा सकें। और आज के ब्रेकडाउन में हम कवर करेंगे कि जीसीसी क्या है। हम समझेंगे कि जीसीसी धीरे धीरे मेट्रो भारत से छोटे शहरों की ओर कैसे बढ़ रहे हैं। और हम यह जानकर समाप्त करेंगे कि आगे क्या होता है, जीसीसी के साथ भारत में क्या होने वाला है। ब्रेकडाउन में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। ब्रेकडाउन यूट्यूब चैनल 01 नेटवर्क का हिस्सा है और हम उनके बेहद आभारी हैं। इसके साथ वापस ब्रेकडाउन पर। तो आईटी आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री की शुरुआत भारत में 90 के दशक की शुरुआत में हुई जब अर्थव्यवस्था का उदारीकरण शुरू हुआ। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आईटी आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री में पहले कदम भारतीय कंपनियों ने नहीं बल्कि विदेशी कॉरपोरेशन ने उठाए, जिन्होंने अपने ऑपरेशन और टीम्स को भारत लाना शुरू किया। इनमें से पहला था ब्रिटिश एयरवेज। 90 के दशक की शुरुआत में अमेरिकन एक्सप्रेस ने 1994 में पीछा किया। तो 90 के दशक की शुरुआत में ये विदेशी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन ही थे जो भारत में आईटी आउटसोर्सिंग बिजनेस चला रहे थे। 90 के दशक के मध्य में Y2 के नाम से कुछ का डर था। तो बहुत सरल शब्दों में यह डर था कि जब साल 1999 से 2000 में बदलेगा तो यह बहुत सारे कंप्यूटर और साइबर सुरक्षा सिस्टम को तोड़ देगा। अब ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन यही डर था जिसने भारत में आईटी की भारी मात्रा को लाने में बड़ा उछाल ला दिया। HSBC ने अपने ऑपरेशन का एक बड़ा हिस्सा 90 के दशक के मध्य में भारत ले आया। लेकिन एक कंपनी है जिसका नाम मुझे यकीन है कि आपने सुना होगा, और वह है जेनपैक। यह आज भारतीय स्टॉक एक्सचेंज पर एक लिस्टेड कंपनी है। इसलिए भारत में आईटी आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री की उत्पत्ति वास्तव में उन बिजनेस में है जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के बहुत समान हैं। और यह हमें 90 के दशक के अंत में ले आता है। 90 के दशक के अंत में Y2 के नहीं हुआ लेकिन बस्ट हुआ। और इस भारी स्टॉक मार्केट क्रैश में लागत कटौती और दक्षता के लिए एक धक्का लगा। और लागत कटौती और दक्षता, ये दो शब्द आउटसोर्सिंग के पर्याय हैं। आउटसोर्सिंग भारत का पर्याय है। और यह इसी समय अवधि में है कि भारत में बड़ी संख्या में बीपीओ इन विदेशी कॉरपोरेशन की लागत कम करने के लिए शुरू किए गए। यह इसी दौर में है कि इन्फोसिस ने अपना बीपीओ लॉन्च किया, कि विप्रो ने स्पेक्ट्रमाइन को अधिग्रहित किया। और चलिए एक सेकंड लेते हैं यह परिभाषित करने के लिए कि बीपीओ क्या है। यह बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यूनिट के लिए खड़ा है। बीपीओ काम की पहचान यह है कि यह आपके जैसा एक व्यक्ति है जिसे कंप्यूटर के सामने बैठकर कुछ कार्य करने होते हैं जो एक एसओपी में परिभाषित होते हैं और एक एसएलए के खिलाफ मूल्यांकन किया जाता है। और इस तरह के किसी भी कार्य को बीपीओ के रूप में वर्गीकृत किया गया था। और आज तक हजारों लोग हैं जो बीपीओ इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो संक्षेप में यही एक बीपीओ है। और काम की इस विनम्र प्रकृति के बावजूद बीपीओ भारत में व्यावसायिक रूप से अविश्वसनीय रूप से सफल रहे हैं। और इसलिए न केवल हमारे पास बीपीओ युग से सार्वजनिक कंपनियों की एक पीढ़ी है, वे बीपीओ युग के दौरान हुए अधिग्रहण के दृष्टिकोण से अत्यंत लाभदायक वित्तीय लेन देन भी थे। अब हम बीपीओ युग से केपीओ युग की ओर बढ़ते हैं और यह हमें 2000 के दशक की शुरुआत में ले आता है। तो विदेशी एमएनसी के एक सेट ने बहुत सारे निम्न स्तर के कम कौशल वाले ऑपरेशनल कार्यों को भारत में धकेलना शुरू किया। लेकिन वर्षों में उन्होंने यह महसूस करना शुरू कर दिया कि भारत में स्थानीय प्रतिभा आधार सिर्फ इस निम्न स्तरीय काम के लिए ही नहीं कटी थी। वे लेखांकन, मार्केटिंग, फाइनेंशियल मॉडलिंग जैसे उच्च मूल्य वाले विज्ञापन कार्यों का एक निश्चित सेट भी कर सकते थे। अब एक केपीओ और एक बीपीओ के बीच अंतर यह है कि एक केपीओ में कर्मचारियों के पास किसी न किसी रूप में डोमेन नॉलेज होती है। वे किसी एसएलए के खिलाफ काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसके बजाय एक राय बनाने और एक कार्य को निष्पादित करने के लिए अपने डोमेन ज्ञान को लागू कर रहे हैं। लेकिन यहाँ डिलीवरेबल धीरे धीरे काम की गुणवत्ता और बिजनेस आउटकम के संदर्भ में मापा जाने लगा था, जो केपीओ की टीम द्वारा संचालित हो रहा है। अब भारत में केपीओ के अग्रणी मैकिंजी थे, जिसने 2000 में गुड़गांव में मैकिंजी नॉलेज सेंटर स्थापित किया। यह इस युग में भी है कि वर्टिकल फोकस नॉलेज प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन थे जो स्थापित किए गए और एक सम्मानजनक राशि के लिए बेच दिए गए।
अब सभी केपीओ फर्म आज बहुत प्रसिद्ध हैं। केपीएमजी, अर्न्स्ट एंड यंग, बिग फोर अकाउंटिंग फर्म के सदस्य भारत के केपीओ उद्योग के सबसे बड़े योगदानकर्ता है। इसके अलावा भारत की कानूनी फर्में वैश्विक कानूनी फर्मों के लिए एक महत्वपूर्ण मात्रा में आउटसोर्सिंग करती हैं। तो हम 2000 के दशक तक बीबीओ से केपीओ तक पहुंच गए। 2000 के दशक के अंत से 2010 की शुरुआत तक हमने बहुत ही सामरिक शोध और विकास पर काम करना शुरू किया, और यह वैसे वास्तविक सफलता का युग था, क्योंकि विदेशी एमएनसी ने अपने स्थानीय आउटसोर्सिंग पार्टनर के साथ इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि के अच्छी तरह से शिक्षित स्नातकों को लिया और उन्हें एक बिजनेस स्टेकहोल्डर के साथ जोड़ा जो विदेश में स्थित था, जहां ग्राहक था। और इससे भारत में एक निर्णय एनालिटिक्स क्रांति हुई, और इस क्रांति ने कुछ बड़े परिणाम भी पैदा किए हैं। लेटेंट व्यू एनालिटिक्स ने 2021 में आईपीओ किया और आज 8,300 करोड़ रुपए की बाजार पूंजीकरण वाली कंपनी है। भारत के केपीओ उद्योग की निर्णय एनालिटिक्स क्रांति में भी हमारे पास पहले से ही पर्याप्त वित्तीय परिणाम हैं, और यह हमें वास्तविक मोड़ पर लाता है। अब यह कोई अद्वितीय अंतर्दृष्टि नहीं थी कि भारत में STEM डिग्री वाला उच्च गुणवत्ता, कम लागत और उच्च तीव्रता वाला टैलेंट पूल उपलब्ध था, जो न केवल ऑपरेशनल कार्यों पर, न केवल नॉलेज वर्क पर, बल्कि टेक्नोलॉजी, आईपी निर्माण और शोध और विकास पर भी काम करने के लिए उपलब्ध था। अब 2010 तक एमएनसी ने यह महसूस करना शुरू कर दिया कि वे अपने विदेशी आउटसोर्सिंग पार्टनर पर काफ़ी निर्भर थे। कार्य का दायरा बढ़ गया था। कुछ मामलों में वे अब संवेदनशील काम के लिए विक्रेता पर भरोसा कर रहे थे, और इसके अलावा इनमें से कुछ आउटसोर्सिंग खिलाड़ियों द्वारा चार्ज किए जा रहे मार्जिन काफ़ी स्वस्थ थे। तो सवाल यह था कि अगर प्रतिभा यहाँ है और नेता भारत में है, तो क्या यह मेरे लिए बिचौलिए को काटना संभव नहीं है, जो आउटसोर्सिंग विक्रेता है, और खुद एक आउटसोर्सिंग यूनिट स्थापित करना? यह पहले से ही किया जा रहा था, जैसा कि हमने अमेरिकन एक्सप्रेस HSBC के साथ देखा। इन्हें तब कैप्टिव सेंटर कहा जाता था, और अब कैप्टिव सेंटर को ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के रूप में जाना जाता है। 2010 की शुरुआत में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर वास्तव में भारत में उड़ान भरने लगे। 2011 में यूएस रिटेलर टारगेट ने बेंगलोर में अपना ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित किया। टारगेट के बाद वेल्स फार्गो, वैश्विक वित्तीय दिग्गज जेपी मॉर्गन आए, और जेपी मॉर्गन ग्लोबल सर्विस सेंटर पहला वास्तविक जीसीसी है, क्योंकि वे धोखाधड़ी मॉडल, ट्रेडिंग मॉडल बना रहे थे, जोखिम प्रबंधन कर रहे थे, और वास्तव में भारतीय कार्यालय से एक पूरी सूट बैंकिंग उत्पाद बना रहे थे। और अब आप थीम को उभरता हुआ देखेंगे तो एक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर विदेशी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के स्वामित्व में है और संचालित होता है। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर केवल उस एक ग्राहक पर ध्यान केंद्रित करता है, और काम का प्रकार आज एक उत्पाद आधारित कंपनी जो करती है उसके समान है, जो शोध और विकास, आईपी निर्माण, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, हार्डवेयर और उत्पाद परीक्षण है। और इसीलिए हम कहते हैं कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर भारत के आउटसोर्सिंग उद्योग की अंतिम चाप हैं। हमने 90 के दशक की शुरुआत में बहुत ही बुनियादी ऑपरेशनल कार्यों पर ध्यान केंद्रित करके शुरुआत की, फिर हम नॉलेज वर्क की ओर बढ़े, और अब 2010 से विदेशी एमएनसी के मुख्य व्यवसाय की ओर बौद्धिक संपदा बनाकर या शोध और विकास करके। तो अब जब आप समझ गए हैं कि एक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बीपीओ और केपीओ से कैसे अलग है, तो चलिए एक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के उदाहरण में गहराई से उतरते हैं, और यह है हैदराबाद शहर में लॉयड्स बैंकिंग ग्रुप टेक्नोलॉजी सेंटर। अब एलबीजी का भारत में आउटसोर्सिंग काम का एक लंबा इतिहास है। 31 अक्टूबर 2003 को एलबीजी ने 1000 व्यक्ति का कॉल सेंटर बंद किया और इस पूरे ऑपरेशन को भारत ले आया, और जो भूमिकाएं वे ले जा रहे थे वे प्रकृति में अत्यंत लिपिकीय थी, और धीरे धीरे जो काम आउटसोर्स किया जा रहा था वह बीपीओ काम से केपीओ काम की ओर बढ़ गया। तो 2006 में उन्होंने ज़ांसा कंसल्टिंग को मानव संसाधन आउटसोर्स करना शुरू किया। अगस्त 2007 में उन्होंने 210 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की नौकरियां भारत ले आए। तो एलबीजी ने भारत का उपयोग बीपीओ हब के रूप में करने से उत्पाद विकास हब के रूप में करने की यह यात्रा की, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने हैदराबाद में लॉयड्स टेक्नोलॉजी सेंटर शुरू करने की ट्रिगर खींची, और वे एक बेजुका 4 बिलियन पाउंड की प्रतिबद्धता के साथ आए। लॉन्च के समय ही उन्होंने 600 लोगों को किराए पर लिया, और उनका लक्ष्य 6000 लोगों को बोर्ड पर रखना था। यह आउटसोर्सिंग नहीं लगता, और यह हमें एक सवाल पर लाता है, मेट्रो शहरों को ही सारा मज़ा क्यों मिले? और जवाब है, मेट्रो शहरों को सारा मज़ा नहीं मिल रहा है। आज के रूप में हमारे पास भारत में 1500 जीसीसी हैं, जिनमें से 150 जीसीसी गैर मेट्रो शहरों में स्थित हैं।
और यह विश्वास है कि हर साल हम भारत में 150 नए जीसीसी जोड़ेंगे। लगभग 75% नए जीसीसी छोटी विदेशी फर्मों द्वारा किए जा रहे हैं। अब छोटी से मध्यम आकार की विदेशी फर्में एक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने के लिए लागत के प्रति सचेत है और अंततः एक जीसीसी एक मानव पूंजी व्यवसाय है। टियर 2 और गैर मेट्रो शहरों का मेट्रो शहरों पर जो लाभ है वह यह है कि 30% कम टूटन और 35% कम परिचालन व्यय है और इसलिए छोटी से मध्यम आकार की विदेशी मल्टीनेशनल फर्में गैर मेट्रो शहर में जीसीसी स्थापित करना पसंद करती हैं क्योंकि स्टाफ को बनाए रखना आसान होता है और यह उनके बजट पर सस्ता होता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मास्टरकार्ड ने वडोदरा में एक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर लॉन्च किया। अब जब मैंने मास्टरकार्ड का उल्लेख किया तो अमेरिकन एक्सप्रेस का भी पुणे में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है जो जीसीसी का एक और उदाहरण है। कुछ मानदंड जो एक गैर मेट्रो शहर के लिए जीसीसी हब बनने के लिए काम करते हैं वह है कि उनके पास स्थानीय विश्वविद्यालय होने चाहिए जो उच्च गुणवत्ता वाले STEM स्नातकों का उत्पादन कर रहे हों। ये स्नातक अपने गृहनगर में रहने को तैयार होने चाहिए। कार्यालय स्थापित करने के लिए कुछ रूप में लाभ होने चाहिए और रहने की लागत अपेक्षाकृत कम होनी चाहिए। और जैसा कि आप उम्मीद करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ सड़क, रेल या उड़ान कनेक्टिविटी का कुछ रूप होना चाहिए ताकि नेतृत्व टीम घरेलू कार्यालय के लिए आरामदायक यात्राएं कर सके। और यह हमें लाता है कि आगे क्या। अब भविष्य अनिश्चित है, यह बिल्कुल सच है। और चलिए भू राजनीति के प्रभाव से शुरू करते हैं। और इस साल की शुरुआत में जुलाई में भारत सरकार ने यूनाइटेड किंगडम सरकार के साथ एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए और इसका 75,000 भारतीय आईटी पेशेवरों पर प्रमुख प्रभाव पड़ता है। यह अनुमान लगाया गया है कि यूके में स्थित एक विशिष्ट भारतीय आईटी कर्मचारी इस दोहरे कर समझौते के परिणाम स्वरूप अपने वेतन का 20% तक बचाएगा। इसका दूसरा पहलू यह है कि हमारे इस ब्रेकडाउन को रिकॉर्ड करते समय भारत और अमेरिका टैरिफ पर बातचीत कर रहे हैं और चुनिंदा भारतीय निर्यात पर एक तरफा 50% टैरिफ लगाया गया है। अब हमारे रिकॉर्ड करते समय अमेरिका ने सेवा निर्यात पर टैरिफ नहीं लगाया है, लेकिन यह जोखिम है कि यदि यह टैरिफ युद्ध और विवाद बढ़ता है तो भारतीय आईटी सेवाएं और आउटसोर्सिंग भी प्रभावित हो सकती हैं। अब अपने मूल में आईटी आउटसोर्सिंग श्रम की लागत और लाभ मार्जिन व्यवसाय है और यदि टैरिफ लगाए जाते हैं तो सेवा प्रदान करने की लागत बढ़ जाती है और जैसे जैसे नियोजन की लागत बढ़ती है यह भारत के आउटसोर्सिंग उद्योग को विदेशी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के लिए कम आकर्षक बना देती है। अगला जोखिम एआई के कारण उत्पन्न होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं एक एआई एजेंट हूं और मुझे लोगों को यह बताना बहुत अजीब लगता है कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर में अधिकांश काम सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर इंजीनियरिंग का होता है। एआई का जोखिम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भूमिकाओं के लिए सबसे स्पष्ट है और पिछले शायद 24 महीनों में हमने सैकड़ों सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को नौकरी से निकलते देखा है। और अगर कोडजेन के लिए ये एआई टूल इंजीनियरिंग उत्पादकता में एक कदम परिवर्तन का परिणाम देते हैं तो यह संभावित रूप से भारत में आउटसोर्स किए गए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कार्य में कमी का परिणाम हो सकता है और इनसोर्सिंग का परिणाम हो सकता है। अब यहाँ पैनिक बटन प्रतिक्रिया यह कहने के लिए है, अरे नहीं, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर भारतीय आईटी आउटसोर्सिंग उद्योग के लिए एक काउंटर है और जैसे जैसे अधिक विदेशी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन अपने स्वयं के ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करेंगे, भारतीय आउटसोर्सिंग उद्योग के पास कम अनुबंध होंगे। अब आप या तो अपने हाथ बांधकर बैठ सकते हैं और इस भविष्य को स्वीकार कर सकते हैं जो आपकी आय को खा जाएगा, या आप इस बदलाव को अपना सकते हैं और विदेशी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के साथ उनके ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने के लिए काम कर सकते हैं। और भारतीय आईटी सेवा उद्योग बिल्कुल यही कर रहा है, एक अवधारणा का पालन करके जो मुख्य रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योग में उपयोग किया जाता है, जिसे बिल्ड ऑपरेट लीज ट्रांसफर के रूप में संक्षिप्त किया जाता है, बोल्ट। आउटसोर्सिंग के संदर्भ में इसे बोट मॉडल कहा जाता है, जहां आप निर्माण करते हैं, संचालित करते हैं और फिर आउटसोर्सिंग सेंटर को विदेशी ग्राहक को हस्तांतरित करते हैं। 2016 में आंसर्स कंसल्टिंग ने डेल्टा एयरलाइंस के साथ साझेदारी की और 2019 में आंसर्स कंसल्टिंग ने इस आउटसोर्सिंग बिजनेस को डेल्टा एयरलाइंस को सौंप दिया और वास्तव में यह स्थान निवेश अभियान भी प्राप्त कर रहा है। तो भारतीय आउटसोर्सिंग दिग्गज अपने हाथ बांधकर नहीं बैठे हैं, वे भारतीय आउटसोर्सिंग उद्योग में अगली यात्रा के रूप में जीसीसी को अपना रहे हैं।
यह बहुत स्पष्ट है कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर भारत के आउटसोर्सिंग उद्योग के प्राकृतिक अगले विकास हैं। हमने 90 के दशक की शुरुआत में निम्न स्तरीय ऑपरेशनल काम करके शुरुआत की। 2000 के दशक की शुरुआत तक हम ऑपरेशनल कार्यों से नॉलेज वर्क की ओर बढ़ गए और 2010 से 2015 के मध्य तक हम विदेशी एमएनसी के लिए उच्च मूल्य वर्धित मुख्य डोमेन कार्य की ओर बढ़ गए। भारतीय आईटी आउटसोर्सिंग उद्योग ने करोड़पति बनाए और ब्रेकडाउन में हमारा विश्वास है कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर भारत में करोड़पतियों की एक लहर पैदा करेंगे। तो हमें 30 लाख अतिरिक्त उच्च वेतन वाली नौकरियां मिलेंगी जो हमारी जीडीपी में 9 लाख करोड़ से अधिक का योगदान देंगी। और निश्चित रूप से यहाँ कुछ जोखिम शामिल हैं, जैसे कि यह मौजूदा आईटी आउटसोर्सिंग उद्योग को खा जाएगा। एक जोखिम है कि भू राजनीति उल्टा पड़ सकती है और एक जोखिम है कि एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की मात्रा को कम कर सकती है जिन्हें विदेशों में फर्म नियुक्त कर रही हैं। जबकि भविष्य कुछ अस्पष्ट है। जो स्पष्ट है वह यह है कि जीसीसी यहाँ रहने के लिए हैं और वे पहले से कहीं अधिक बड़े तरीके से बढ़ेंगे। हमारे पास भारत में अभी 1500 जीसीसी हैं। हम हर साल 120 से 150 नए जीसीसी खोल रहे हैं, जो कैलेंडर वर्ष के लगभग हर दूसरे दिन एक जीसीसी है। और ब्रेकडाउन में हमसे बस इतना ही। धन्यवाद और अलविदा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और एक कमेंट छोड़ें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो यहाँ दिए गए किसी भी क्यूआर कोड से मुझे एक कॉफ़ी खरीदने पर विचार करें।